शास्त्रार्थ तो छोड़िए साहब, आज जिस तरीके से लोगों के अंदर मानसिकता बनाई जा रही है कि देश के शासक को देश के ऊपर ला करके खड़ा कर दिया गया है, और जब आप सरकार की आलोचना करते हैं मतलब आप देश की आलोचना करते हैं। इस तरीके की मानसिकता लोगों के बीच में डाल दी गई है। एक सवाल देखिए कि 30 बरस हो गया अभी तक पढ़ रहा है। हम बोले इसीलिए तो पढ़ करके लड़ रहे हैं कि 30 बरस के तुम हो गए हो, और तुम अगर अभी पीएचडी कर रहे होते तो पीएचडी कर रहे होते, तुमको अभी धक्का नहीं खाना पड़ता। पीएचडी करने में 30 साल लगता है, और जो सब्सिडी का पैसा है, टैक्स का पैसा है, वो किसी का पैसा नहीं है, उस देश की जनता का पैसा है, और देश के लोग ही उस पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ते हैं। तीसरी बात कि ठीक है भाई पीएचडी किए तो किए, किताब काहे लिख दिए? तो किताब इसलिए लिख दिए कि सवाल खड़ा करना है। आप जो सवाल पूछ रहे हैं अभी, इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा रेडिकल होकर के बोलने की जरूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश के नौजवान सीमा पे जाकर के जान देते हैं, उससे हम सुरक्षित बैठ करके यहाँ गुफ्तगू कर पा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देश का किसान भी अगर खेत में नहीं जाएगा और अनाज नहीं पैदा करेगा तो क्या आप गुफ्तगू कर पाएंगे? किसी भी एक प्रोफेशन को करने वाले, उनकी जो ड्यूटी है उसको दूसरे प्रोफेशन के करने वाले और उसकी ड्यूटी के अगेंस्ट में खड़ा नहीं करना चाहिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम समझते हैं कि गाड़ी में जितना जरूरी स्टीयरिंग है उतना ही जरूरी हॉर्न भी है, उतना ही जरूरी ब्रेक भी है, लुकिंग ग्लास भी है, सीट भी है। सोसाइटी जो है वो अलग अलग कंपोनेंट से जुड़ करके उसका स्ट्रक्चर बनता है। आप अगर अपने देश के लिए नहीं लड़ेंगे तो पता नहीं वो आपके देश का कितना टुकड़ा करेंगे। दुनिया का इतिहास बताता है जब भी नेशनलिज्म की हवा बही है और उस नेशन के कॉन्सेप्ट से जनता को बाहर करके, तब देश टूटा है। ओटोमन साम्राज्य, प्रथम विश्व युद्ध, जर्मनी, इटली, द्वितीय विश्व युद्ध, और उसके बाद सब कुछ करके जब देख लिए, केन्स साहब का इस्तेमाल कर लिए, वेलफेयर स्टेट बना लिए, तथाकथित जो समाजवादी राष्ट्र थे उसके भी टुकड़े टुकड़े हो गए। नव उदारवाद में कहा कि अब सब कुछ बल्ले बल्ले है, दिल मांगे मोर, उसकी भी हालत आज सामने आ गई है। एक सिंपल सा डेटा है, गणित जोड़ करके देखने की बात है। सरकार ने कहा, सरकार ने नहीं, चुनाव प्रचार में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा गया कि 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे। सरकारी आंकड़ा कहता है, जेएनयू वालों ने नहीं निकाला है, कि 1,35,000 रोजगार पैदा हुए। अभी नोटबंदी के चलते 4 लाख एम्प्लॉय चला गया, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया। आप मुझे बताइए कि टोटल ग्रोथ कितना हुआ? 4 लाख में से जो है 135 घटा देते हैं, उतना का नुकसान हो गया फिर से। तो ये जो दिक्कत है, इस दिक्कत को आपको बोलना पड़ेगा। और उनके जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है, जिसमें वो एकल हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, बेसिकली एकल हिंदू राष्ट्र क्या होगा कि दलित दलित बना रहेगा, ब्राह्मण ब्राह्मण बना रहेगा, उसके बीच में जो है बेटी रोटी का संबंध बनेगा ही नहीं। और जब हमारे बीच में सेंस ऑफ एसोसिएशन नहीं होगा, सोते हुए दलितों की अगर हत्या कर दी जाएगी बिहार के अंदर, तो हमारा बिहार, गौरवशाली बिहार, ये कैसे हो पाएगा? लोगों के अंदर सेंस ऑफ एसोसिएशन जब तक पैदा नहीं होता है, नेशन बिल्डिंग नहीं होता है। और इसमें रिजर्वेशन एससी के लिए, एसटी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। और यूथ में, अगर मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, कॉलेज स्टूडेंट हूँ, 19 साल का हूँ, हमारे बीच में काफी बातें ये हैं कि अगर रिजर्वेशन होना चाहिए बहुत सही बात है, लेकिन जाति पे क्यों, किसी के सरनेम पर क्यों रिजर्वेशन है? अगर रिजर्वेशन देना चाहिए तो उसकी क्वालिफिकेशंस पे, कि उसने कितना पढ़ा है, कितना अच्छा नंबर लाया है, या रिजर्वेशन होना चाहिए कि उसके घर वाले या उसका सोशल बैकग्राउंड इतना सक्षम है या नहीं है। आप लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो इस बात के लिए लड़ाई क्यों नहीं? चलिए कल सर्वे करेंगे आपके साथ। ये जितना भी नाली साफ करने का काम करते हैं ना, उसमें खोज के बताइएगा मुझे कि कौन जाति के कितने लोग हैं। और दूसरा, मंदिर का जो पुजारी होता है ना, उसका भी एक कास्ट एनालिसिस करेंगे और पूछेंगे कि उसमें किस जाति के कितने लोग हैं। और तीसरा, थर्ड फॉर्म में आपको बताता हूं कि आप में और हम में ऐसी कौन सी कमी है, और माननीय अंबानी जी के सुपुत्र में ऐसा कौन सा गुण है कि वो पैदा होते ही अरबपति होते हैं, और हम जो है तरसते रहते हैं 2 जून रोटी के लिए भी। क्या ये कोई रिजर्वेशन है कि नहीं है? इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, तब आपको ये लगेगा कि रिजर्वेशन दरअसल सोसाइटी के अंदर जो ऑलरेडी इनइक्वलिटी है ना, उसको खत्म करने के लिए है। ऐसा नहीं है कि उससे कोई और इनइक्वलिटी सोसाइटी में पैदा करना है।
लेकिन पैदा कैसे हो जाता है? पैदा इसलिए हो जाता है कि जिसको रिजर्वेशन का लाभ मिला है उसको पॉइंट आउट करके हम बताते हैं कि देखो इसको रिजर्वेशन देने की क्या जरूरत है। चलिए इस आंकड़े पे भी बात कर लेंगे। हम पूछते हैं कि जब इस देश के अंदर मात्र 2% जॉब जो है वो सरकारी संस्थानों में है, 98% जॉब जो है वो प्राइवेट संस्थानों में है, और प्राइवेट संस्थानों में कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो मुझे बताइए कि रिजर्वेशन से इनइक्वालिटी कैसे आ रही है। रही बात कि कास्ट के आधार पे क्यों, उसका एक कारण मैं आपको बताता हूं कि हिंदुस्तान में रिजर्वेशन जो दिया गया वो इकोनॉमिक आधार पे नहीं दिया गया, सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस के आधार पे दिया गया। कारण क्या था कि मान लीजिए कि मैं दलित हूं और मैं आईएएस बन गया हूं, हमारे दफ्तर में जब आएंगे कोई साहब जो दलित नहीं है, वो वहां प्रणाम तो उनको करना पड़ेगा, लेकिन निकलते निकलते जाति सूचक गाली दे करके जाएंगे। क्या आज भी बेटी रोटी के संबंध जिसकी मैं बात कर रहा था वो फ्रीक्वेंटली समाज के अंदर बन रहे हैं? अगर नहीं बन रहे हैं तो क्या हमको ये जो ऑनर किलिंग होता है, कुछ लोगों की किताब बैन कर दी जाती है, कुछ लोग जो खास जाति से आते हैं उनको यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया जाता है, उनकी माँ बहनों के साथ बलात्कार कर दिया जाता है, तो जो हम एक इक्वल सोसाइटी बनाने की बात करते हैं उसको हम कैसे बनाएंगे? हमको लगता है, मैं समझता हूं कि एक जो लाइन खिंची हुई है ना, जिसमें डायनेस्टी से लोग जो है अरबपति पैदा होते हैं, लीडर पैदा होते हैं, उनके पास एक बैकग्राउंड होता है, बहुत धड़ाधड़ अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो इसी समाज का है, उसको कैसे हम मुख्य धारा में लाएंगे? तो एक जो लाइन खिंची हुई है ना, उस लाइन के बराबर जो है एक बड़ी लाइन खींचेंगे। ये रिजर्वेशन की कोशिश थी। मैं मानता हूं कि उसमें बहुत सारी चीजें नहीं हो पाई है, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन तो नहीं है ना कि आपके हाथ में कोई जख्म है और वो जख्म आज का नहीं है, पिछले 5000 सालों का जख्म है वो, और उस जख्म को ठीक करने की बजाय आप कह रहे हैं कि हाथ काट करके ही फेंक देंगे। पूरी दुनिया में घूम करके देख लीजिए, अलग अलग जगह पे रिजर्वेशन अलग अलग फॉर्म में दिए जाते हैं। अफर्मेटिव एक्शन। सवाल ये है, मैं अफ्रीका के ऊपर काम कर रहा हूं। नेल्सन मंडेला जब जेल से छूट करके आए तो उन्होंने एक थ्योरी दिया ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलेशन का, जिसमें जो गोरे लोग थे उनको कहा कि कोर्ट में आइए, एक्सेप्ट कीजिए, सोसाइटी में मिल करके रहते हैं, साथ रहते हैं। मतलब बाबर की गलती का बदला जुम्मन मियां से नहीं लिया जाएगा। मेरे बाप दादा ने दलितों के साथ क्या किया, इस आधार पे ब्राह्मणों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और जो ब्राह्मणवाद शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बार बार भीमराव अंबेडकर बोलते थे, वो किसी जाति के खिलाफ नहीं है, वो उस मानसिकता के खिलाफ है। और उस मानसिकता के चलते ये हुआ है, आप उत्तर प्रदेश जाकर के देखिए, जाटव जो हैं वो नॉन जाटव में शादी नहीं करते हैं, जबकि वो दोनों दलित हैं। तो ये जो मानसिकता है हायरार्की वाली, जो आपको हमसे अलग करता है, उस मानसिकता पे चोट करने की जरूरत है। और जब तक आप कोई मेटेरियलिस्टिक चेंज नहीं लाएंगे सोसाइटी के अंदर, तो ये सिर्फ आदर्शवादी कामना करने से ये समाज में लागू नहीं होता है। आज एफर्मेटिव एक्शन के चलते बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्यूरोक्रेसी में गए, एकेडमिक्स में आए और उन्होंने सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट किया, और वो जो एसर्शन है, उस एसर्शन के चलते ही आज हम ऐसे माहौल में रिजर्वेशन के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। तो ये सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जरूरी होता है। दूसरा सवाल जो आप कह रहे हैं कि आप राजनीति में आएंगे कि क्या करेंगे, मैं समझता हूं कि मेरे पैदा होने से पहले ही मेरे साथ राजनीति शुरू हो गई थी। देश ने के अंदर जो सरकार थी उस वक्त, वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट के आधार पे हर गर्भवती महिला को पोलियो का टीका नहीं लगाई होती तो हो सकता है कि मैं पोलियो ग्रस्त पैदा होता। तो आपका पैदा होने से पहले ही आपके साथ राजनीति शुरू कर लेती है। ये आपके ऊपर है कि कब आप निर्भर करते हैं कि आप सेंटर ऑफ द स्टेज हैं। अगर आप नहीं हैं तो आपको उसी मार्जिनाइजेशन के खिलाफ सेंटर ऑफ द स्टेज बनने की जरूरत है। और राजनीति का ये कतई मतलब नहीं है कि जाइए किसी पार्टी में शामिल हो जाइए, चुनाव प्रचार कीजिए और जम करके जो है लूट खसोट करके अपना धंधा सेट कर लीजिए। ये राजनीति नहीं है। राजनीति सिद्धांत के आधार पे, विचारधारा के आधार पे समाज को बेहतर बनाने के लिए। तीसरा सवाल जो आप पूछ रहे हैं कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स जरूरी है, उसका एक कारण मैं आपको बताता हूं। इस देश के अंदर अभी जितना लीडर है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे उसका रंग कुछ भी हो, सब स्टूडेंट पॉलिटिक्स से पैदा हुआ है। लेकिन उसको अगर आप कहेंगे कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स करना चाहिए, तो कहेगा नहीं, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, क्या जरूरी है राजनीति में जाने की। तो आपको पूछिएगा कि आपके दफ्तर में भगत सिंह की फोटो लगी हुई है, भगत सिंह भी किसी कॉलेज के टॉपर थे, लेकिन देश के अंदर जो समस्याएं थी उसके ऊपर वो लड़ते भी थे और नौजवानों को संगठित भी करते थे। तो कहेगा तुम तो राजनीति कर रहे हो। हम कहते हैं कि जब समाज की बेहतरी के लिए राजनीति करना जरूरी है,
और आप जो डायनेस्टी करेंगे कि माने नेताजी का बेटा नेता होगा, कलेक्टर साहब का बेटा कलेक्टर होगा, लेकिन किसान का बेटा किसान नहीं होगा, ये जो परिस्थिति पैदा की गई है, देखिए दोनों काम है, दोनों प्रोफेशन है, लेकिन किसान का बेटा किसान नहीं होना चाहता और नेताजी का बेटा नेता होना चाहता है। ये जो चलता आ रहा है, इसमें अगर इंटरवीन करना है तो नव तरुण, जिसको कहते हैं ना नए नेताओं को खड़ा करना जरूरी है, जो कि पीपल्स का वॉइस हो, जो जिसका वॉइस डेमोक्रेटिक हो और एक लार्जर रिप्रेजेंटेशन को वो रिप्रेजेंट करता हो। इसके लिए जरूरी है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स हो, और स्टूडेंट पॉलिटिक्स को पहले सरकारों ने बंद किया, चुनाव बंद कर दिया, क्या कह करके कि हिंसा होती है। साहब, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जितनी हिंसा होती है उससे ज्यादा हिंसा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के इलेक्शन में होती है। शराब बांटी जाती है, सब कुछ किया जाता है। ये आपका शैडो है, ये आपकी बीमारी है जो विद्यार्थियों के बीच में भी ट्रांसफर होता है, क्योंकि जब कोई इंडिपेंडेंट स्टूडेंट मूवमेंट नहीं होता है और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ उसकी चापलूसी करना शुरू कर देते हैं, उसके लिए भीड़ इकट्ठा करने का काम शुरू कर देते हैं, वो उनके साथ चमचागिरी करके खुद भी सांसद बन जाना चाहते हैं, तब वो राजनीति को उस तरफ ले जाते हैं जो बदलाव की नहीं होती है, जो एस्टेब्लिशमेंट के पक्ष में चली जाती है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा होता है। याद कीजिए हिंदुस्तान के अंदर छात्र राजनीति के इतिहास को, सती प्रथा के खिलाफ अगर सबसे पहले कोई खड़ा हुआ तो विद्यार्थी खड़ा हुआ, विधवा विवाह के पक्ष में अगर कोई खड़ा हुआ तो विद्यार्थी खड़ा हुआ, और अंग्रेजों से लड़ने को लेकर के भी अगली कतार में जो सबसे पहले किताब कॉपी छोड़ करके गांधी जी के साथ और भगत सिंह के साथ जो शामिल हुए वो विद्यार्थी थे। मैं समझता हूं कि विद्यार्थी को इस लेगेसी को आगे ले जाने की जरूरत है, और बेशक हर एक जगह बोलना चाहिए कि मैं एक सिटीजन हूं और राइट टू यूनियनाइज हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हम अपना यूनियन चुनेंगे क्योंकि हमारा यूनियन हमारी ताकत होगी और हम मैनेजमेंट को झुका